हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं किसान आंदोलन और किसान सभाएं, जिसको हम कंप्लीट करने वाले हैं घटना चक्र पूर्वावलोकन से। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ गाइस यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आज का टॉपिक हमारा SI, रेलवे, कांस्टेबल, पटवारी और सभी एग्जाम जिनमें भी GK GS आता है, उन सभी के लिए ज़रूरी है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। किसान आंदोलन एवं किसान सभाएं। अवध में होम रूल लीग आंदोलन के कार्यकर्ता काफ़ी सक्रिय थे। तो अवध में जो अवध है वहाँ पर होम रूल लीग आंदोलन के कार्यकर्ता काफ़ी सक्रिय थे। इन्होंने किसानों को संगठित करना शुरू कर दिया। जो कि जितने भी किसान थे उनको क्या करना, इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया। संगठन को नाम दिया गया किसान सभा, क्योंकि किसानों की सभा थी इसलिए इसको नाम दिया गया कि किसान सभा। फरवरी 1918 में इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से यूपी किसान सभा की स्थापना कर दी गई। तो क्या हुआ, इन्होंने जो होम रूल लीग आंदोलन थी वह अवध में सक्रिय थी। इन्होंने किसानों को संगठित किया और किसान सभा की स्थापना की। यह किसान सभा इसको बनाया संगठित करके। फरवरी 1918 को इंद्र भगवान जी खुद आए गौरीशंकर और मदन मोहन मालवीय जी को लेकर। तो इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरीशंकर और मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से यूपी में क्या बनाई गई, किसान सभा की स्थापना कर दी गई। इस संगठन ने किसानों को बड़े पैमाने पर संगठित किया और किसान सभाओं ने किसानों को किस हद तक जागरूक बनाया है, इसका अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि दिसंबर 1918 में दिल्ली में कांग्रेस अधिवेशन में बड़ी संख्या में यूपी के किसानों ने भाग लिया था। तो किसान सभा थी, इन्होंने किसानों को इतना संगठित किया और इतना जागरूक किया। तो जो उस समय दिल्ली में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1918 में, वहाँ पर उत्तर प्रदेश के सभी किसान ऑलमोस्ट लोगों ने भाग लिया था। वर्ष 1919 के अंतिम दिनों में किसानों का संगठित विरोध खुलकर सामने आया। तो 1919 में जो किसान थे वह संगठित होकर विद्रोह करना भी उन्होंने प्रारंभ कर दिया था। अवध के प्रतापगढ़ जिले में एक जागीर में नाई धोबी बंद, सामाजिक बहिष्कार एवं संगठित कार्यवाही की पहली घटना हुई थी। तो कहाँ पे हुई है, अवध का जो प्रतापगढ़ है वहाँ की एक जागीर है, वहाँ पर नाई धोबी बंद, सामाजिक बहिष्कार एवं संगठित कार्यवाही की गई है, जो कि पहली घटना थी। जुगरी सिंह और दुर्गा पाल सिंह ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो भैया जो धोबी थे भैया क्या कर रहे थे, रोज जूझ रहे थे। तो जुंजरी सिंह और दुर्गा जी के कपड़े धो रहे थे, दुर्गापाल सिंह, दोनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कौन कौन है, जुगरी सिंह और दुर्गापाल हैं। इन्होंने नाई धोबी बंद, सामाजिक बहिष्कार एवं संगठित कार्यवाही की थी। कहाँ से, अवध के प्रतापगढ़ जिले से। लेकिन जल्द ही इस आंदोलन में एक नया चेहरा उभर कर आया जिनका नाम था बाबा रामचंद्र। तो बाबा रामचंद्र भी आ गए। तो बाद में जो फेमस हुए हैं वो कौन है, बाबा रामचंद्र हैं, जिन्होंने आंदोलन की बागडोर ही नहीं संभाली अपितु उसे और मजबूत एवं जुझारू बनाया है। इन्होंने पूरा आंदोलन को संभाला है। कौन है, बाबा रामचंद्र हैं। बाबा रामचंद्र महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार के थे। तो ये कहाँ से आते हैं, ब्राह्मण परिवार से आते हैं। 1920 के मध्य में वे किसानों के नेता के रूप में उभरे और इन्होंने अवध के किसानों को संगठित करना शुरू कर दिया। 1920 में यह किसानों के बीच में एक नेता के रूप में आए और इन्होंने सारे किसानों को संगठित करना प्रारंभ कर दिया। इन्होंने संगठन की उद्भूत क्षमता थी, तो मतलब जो मेन क्षमता थी वो कौन थे, रामचंद्र जी थे। 1920 में इनके प्रयासों से प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन किया गया। तो 1920 में इन्हीं के प्रयासों से प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा की स्थापना की गई रामचंद्र जी के द्वारा। सहजानंद सरस्वती बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक रहे हैं। लेकिन बिहार है, वहाँ पर हर कोई तो अच्छे से सहज नहीं हो सकता, तो वहाँ पर आए हैं सहजानंद सरस्वती, जिन्होंने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की। और अवध किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई है, रामचंद्र जी के द्वारा की गई है। इनके कृषि सुधार कार्यक्रमों का वास्तविक लक्ष्य जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करना और किसानों को मालिकाना हक दिलाना है। तो इनके जो किसान सुधार कार्यक्रम थे वो उनका लक्ष्य क्या था, तो जो जमींदारी प्रथा है उसका उन्मूलन करना और जो किसान है उनको मालिकाना हक दिलाना था। किसानों के प्रति इनकी समर्पित सेवा के कारण ही किसान प्राण कहे जाते हैं या कहा जाता है। जो सहजानंद है इन्होंने किसानों के लिए इतना काम किया है, इतनी सेवा की है, इसलिए इनको किसान प्राण कहा जाता है। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना की गई। कब हुई है, 1936 को की गई है, क्योंकि भैया किसान और अंग्रेज़ों के बीच में क्या है, 36 का आंकड़ा है, तो इसलिए अखिल भारतीय किसान
कांग्रेस की स्थापना की गई है लखनऊ में 1936 को। इसका नाम बाद में बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। पहले कांग्रेस थी, फिर इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। इसके अध्यक्ष कौन बने हैं, सहजानंद बने हैं, जो कि बिहार जो किसान सभा है उसकी संस्थापना जिनके द्वारा की गई थी, सहजानंद के द्वारा। इन्हीं को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। और महासचिव बनाए गए हैं एन.जी. रंगा, क्योंकि किसान भी अलग अलग रंग से आते हैं, तो इनकी सचिव किन को बनाया गया है, एन.जी. रंगा को बनाया गया है। अध्यक्ष बनाया गया है सहजानंद को। फैजपुर में कांग्रेस सत्र के साथ अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का भी दूसरा सत्र चला, जिसकी अध्यक्षता एन.जी. रंगा के द्वारा की गई थी। जो फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन है उसके साथ ही अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का दूसरा सत्र प्रारंभ हुआ, जिसके अध्यक्ष कौन बने, एन.जी. रंगा बने। पहले में कौन थे, सहजानंद थे। एका आंदोलन 1921 से 1922 का नेतृत्व पिछड़ी जाति के मदारी पारसी ने किया था। तो एक मदारी चला है फांसी लेकर, तो मदारी पारसी के द्वारा 1921 से 1922 में चलाया गया एका आंदोलन। इस आंदोलन में उनकी गतिविधियों के मुख्य केंद्र में हरदोई, बाराबंकी, बहराइच और सीतापुर थे। तो जो एका आंदोलन हुआ इसका मुख्य केंद्र क्या था, हर दूसरा आदमी बार बार इच विच जाके सीता जी के पास जा रहा था। तो हरदोई, बाराबंकी, बहराइच और सीतापुर में एका आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। किसानों की मुख्य शिकायतें जमींदारों द्वारा लगान में बढ़ोतरी, उपज के रूप में लगान वसूली करने की प्रथा को लेकर था। तो एका आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया था, जो जमींदार थे उनके द्वारा जो लगान ली जा रही थी उसमें बढ़ोतरी कर दी गई थी और उपज का बहुत सारा भाग यह लगान के रूप में वसूला करते थे। किसानों से 50% से अधिक लगान वसूला जाता था। 50% से अधिक लगान वसूला जाता था। इस आंदोलन में सरकार को लगान देना बंद नहीं किया था। तो इस आंदोलन में जो सरकार थी उसको लगान देना बंद नहीं किया था, बल्कि आंदोलनकारियों की मुख्य मांग थी कि बढ़ती मांग कम करने के लिए लगान को नगद रूपांतरण कर दिया जाए। जो महंगाई बढ़ रही है, बढ़ती महंगाई है, उसमें क्या कर दिया जाए, जो लगान है उसको नगद कर दिया जाए। 1928 में सूरत में बारदोली तालुके ने गांधीवादी आंदोलन एवं सत्याग्रह को पर्याप्त सफलता मिली है। 1928 में क्या हुआ है, जो सूरत है वहाँ पर बारदौली तालुके से गांधी जी आंदोलन एवं सत्याग्रह को सफलता प्राप्त हुई है। यहाँ मेहता बंधु सरीखे गांधी जी के अनुयायियों ने वर्ष 1922 से ही निरंतर अभियान चलाया था। तो यहाँ के जो मेहता बंधु थे इनके द्वारा गांधी जी के अनुयायियों के रूप में यहाँ पर निरंतर अभियान चलाए गए 1922 से, और 1928 तक बारदौली में ये सफल भी हो गए थे। 1928 में यहाँ किसान आंदोलन का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। 1928 में यहाँ पर किसानों का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया है। बारदौली सत्याग्रह के नाम से इसको जाना जाता है। इस आंदोलन में सफलता के कारण थे पटेल को बारदौली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी। जैसे ये आंदोलन सफल हुआ तो वहाँ की महिलाओं के द्वारा, बारदौली की महिलाओं के द्वारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार वल्लभ भाई पटेल कहकर बुलाया गया। सितंबर 1946 में बंगाल की प्रांतीय किसान सभा द्वारा तिभागा आंदोलन चलाया गया। कब चलाया गया है, तो 1946 में चलाया गया है। बंगाल में प्रांतीय किसान सभा के द्वारा तिभागा आंदोलन। इस आंदोलन में बरगदारों या जो बटाईदार हैं इनकी मांग थी कि जमींदारों का फसल में हिस्सा आधे भाग से कम करके 1/3 कर दिया जाए। तो जो बटाईदार हैं या फिर वर्गादार हैं इनकी क्या मांग रखी गई थी कि जमींदार हैं उनका फसल में हिस्सा आधे भाग से कम कर दिया जाए या फिर 1/3 कर दिया जाए, और शेष 2/3 हिस्सा जो वर्गादार हैं उनको दिया जाए। जमींदारों को आधा से कम कर दिया जाए 1/3, और जो 2/3 हिस्सा है वह वर्गादारों को दिया जाए। इस आंदोलन से उत्तरी बंगाल के जिले विशेष रूप से प्रभावित थे। जो उत्तरी बंगाल है वह तेभागा आंदोलन से ज़्यादा प्रभावित था। आचार्य विनोबा भावे सर्वोदय सम्मेलन के सिलसिले में 18 अप्रैल 1951 को तेलंगाना तात्कालिक आंध्र प्रदेश के नलगोड़ा जिले में पहुंचे थे। कौन है ये, विनोबा भावे हैं। सर्वोदय की भावना से 1951 में तेलंगाना के जो वर्तमान में आंध्र प्रदेश में है वहाँ के नलगोड़ा जिले में पहुँचे। वहाँ जिला उस समय साम्यवादी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था। इसी जिले में पंचमपोली गांव में विनोबा भावे जी ठहरे थे। तो ये कहाँ पर पहुँचे, तेलंगाना में पहुँचे, जो कि अभी आंध्र प्रदेश में आता है, और वहाँ पर नलगोड़ा में है ना।
तात्कालिक आंध्र प्रदेश था, अभी तेलंगाना में है नलगुड़ा जिला। उस समय क्या था, साम्यवादी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था। वहाँ पर जो पंचमपोली है वहाँ पर विनोबा भावे ठहरे। पंचमपोली प्रवास के दौरान गांव में 40 हरिजन परिवारों के लिए भूमि की समस्या का समाधान तलाशते समय इसी गांव में जमींदार रामचंद्र रेड्डी ने 100 एकड़ भूमि देने का प्रस्ताव पारित किया। तो इनकी जब विनोबा भावे गए तो वहाँ पे देखा कि जो 40 हरिजन परिवार हैं उनके पास तो भूमि ही नहीं है, भूमि की समस्या है। तो उसको समाधान करने के लिए ये जमींदार के पास गए, तो वहाँ पर रामचंद्र रेड्डी थे, वह रेडी हो गए 100 एकड़ भूमि दान देने के लिए। यह स्वतः स्फूर्ति प्रस्ताव ही भूदान आंदोलन की उत्पत्ति का स्रोत बना। तो ये जो इन्होंने प्रस्ताव पारित किया इसको ही क्या कहा गया, भूदान आंदोलन का स्रोत बना। अक्टूबर 1951 से 1957 तक विनोबा भावे जी ने पूरे भारत में 100 मिलियन एकड़ भूमि भूमिहीनों के लिए प्राप्त करने के उद्देश्य से भूदान आंदोलन का नेतृत्व किया, जबकि लगभग 50 लाख एकड़ भूमि प्राप्त हुई थी। तो विनोबा भावे जी के द्वारा 1951 से 1957 तक 100 मिलियन एकड़ भूमि भूमिहीनों के लिए प्राप्त की गई। इसके लिए इन्होंने भूदान आंदोलन चलाया था। लगभग 50 लाख एकड़ भूमि इसमें प्राप्त हुई थी। भारतवर्ष में सर्वप्रथम किसान आंदोलन था। तो पहला किसान आंदोलन कौन सा है, तो ये है बिजौलिया का किसान आंदोलन। प्रश्न में जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन बिजौलिया आंदोलन था। बिजौलिया आंदोलन का नेतृत्व वर्ष 1913 में साधु सीताराम दास के द्वारा और 1915 में विजय सिंह पार्थिक इस आंदोलन से जुड़े थे। तो पथ दिखाने के लिए और सीता जी को पथ दिखाया था किसने, विजय सिंह पार्थिक के द्वारा। बिजौलिया आंदोलन 1913 में हुआ, सीताराम दास, और 1915 में विजय सिंह पार्थिक इसके आंदोलन से जुड़े थे। निम्नलिखित में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंधित नहीं है। तो यूपी किसान सभा से संबंधित कौन नहीं है, तो ये जवाहरलाल नेहरू नहीं है, बल्कि इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय इससे जुड़े हुए हैं। अवध में होम रूल लीग आंदोलन के कार्यकर्ता काफ़ी सक्रिय हो गए। इन्होंने किसानों को संगठित किया और संगठन को नाम दिया किसान सभा। फरवरी 1918 को इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से यूपी किसान सभा की स्थापना की गई। नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो कि 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का स्वरूप था जो कि 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। 1919 के अंतिम दिनों में किसानों का संगठित विद्रोह खुलकर सामने आया। अवध के प्रतापगढ़ जिले की एक जागीर में नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार एवं संगठित कार्यवाही की पहली घटना घटी, जिसमें झुगरी सिंह एवं दुर्गापाल सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन जल्दी ही आंदोलन की बागडोर या उभरता चेहरा बने बाबा रामचंद्र, जिन्होंने आंदोलन की बागडोर ही नहीं संभाली अपितु एक मजबूत जुझारू भी बने। बाबा रामचंद्र महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार के थे। वर्ष 1920 के मध्य में वे किसान नेता के रूप में उभरे और इन्होंने अवध के किसानों को संगठित करना शुरू कर दिया। इनमें संगठन की अभूत क्षमता थी। 1920 में इनके प्रयासों से ही प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा की गठन किया गया। वह प्रदेश कौन सा है जहाँ पर बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था, तो ये आता है अवध से। 1930 के दशक में देश के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए थे। इनके प्रयास या प्रभाव क्षेत्र से सम्मिलित कौन सा है, तो सहजानंद का संबंध है हमारे कहाँ से, बिहार से। सहजानंद आते हैं बिहार से। फिर आते हैं खुदाई खिदमतगार, इसका संबंध है NWFP से, NWFP से। स्वामी रामानंदा का संबंध है हमारे कहाँ से, हैदराबाद से। और अब्दुल हादिम खान दक्षिण असम से जुड़े हुए हैं। हकीम खाते हैं असम से। सहजानंद सरस्वती बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक रहे हैं। वर्ष 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसका नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। इसके अध्यक्ष भी स्वामी सहजानंद ही बनाए गए थे। पश्चिम उत्तर सीमा प्रांत NWFP में खान
अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में गठित किया गया खुदाई खिदमतगार और लाल कुर्ती संगठन ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। स्वामी रामानंद राम गए हैदराबाद, तो रामानंद के द्वारा हैदराबाद में, और अब्दुल हादिम खान जो कि दक्षिण असम से आते हैं, इनका संबंध रहा है। निम्नलिखित में से 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़े थे, तो ये है हमारे स्वामी सहजानंद। 1930 के दशक में किसान आंदोलन के स्वामी सहजानंद सरस्वती सक्रिय रूप से जुड़े थे। बिहार किसान सभा का गठन इन्होंने ही किया था। अप्रैल 1936 में लखनऊ में संपन्न प्रथम अखिल भारतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता भी इन्हीं के द्वारा की गई थी। अवध के एका आंदोलन का क्या उद्देश्य था? तो एका आंदोलन का उद्देश्य था लगन का नगद में परिवर्तन। एका आंदोलन 1921 से 1922 में पिछड़ी जाति के मदारी पारसियों ने किया था। इस आंदोलन में जिनकी गतिविधियों का मुख्य केंद्र हरदोई, बाराबंकी, बहराइच और सीतापुर था। किसानों की मुख्य शिकायत जमींदारों द्वारा लगान में बढ़ोतरी एवं उपज के रूप में लगान वसूल करने की प्रथा को लेकर था। किसानों से 50% से अधिक लगान वसूल किया जाता था। जमींदारों के गुर्गे ठेकेदार किसानों को प्रताड़ित करते थे। एका आंदोलन का राष्ट्रवादी द्वारा निर्धारित अहिंसक नीतियों में विश्वास कम था। फलस्वरूप राष्ट्रवादी नेता आंदोलन में अलग थलग पड़ गए और आंदोलन ने दूसरी राह पकड़ ली। इस आंदोलन में सरकार को लगान देना बंद नहीं किया, बल्कि आंदोलनकारियों की मुख्य मांग थी कि बढ़ती महंगाई के कारण लगान को नकद में परिवर्तित कर दिया जाए। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई है? सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई है। बिहार में किसान आंदोलन की शुरुआत स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में की गई। सहजानंद सरस्वती ने वर्ष 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की। इस सभा का विस्तार बिहार के गांव में उन्होंने कार्यानंद शर्मा, राहुल संक्रांत्यायन पंचायन शर्मा और मुदुनंदन शर्मा आदि वामपंथी नेताओं का सहयोग मिला था। स्वामी सहजानंद निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो यह संबंधित है हमारे बिहार में किसान आंदोलन से। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता की गई थी स्वामी सहजानंद के द्वारा। अप्रैल 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना की गई, जिसका नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश में किसान आंदोलन के अगुवा एवं कृषि क्षेत्र की समस्याओं के विद्यमान NG रंगा इसके महासचिव चुने गए थे। फैजपुर में कांग्रेस सत्र के साथ अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का भी दूसरा सत्र चल रहा था, जिसकी अध्यक्षता NG रंगा ने की थी। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष चुना गया था। किनको? सहजानंद जी को। लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में चुने गए थे NG रंगा। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना की गई थी 1936 में। वह कौन सी जगह है जहां पर अखिल भारतीय किसान सभा पहला अधिवेशन हुआ था? तो वो है लखनऊ। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक रहे हैं हमारे सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद का संबंध है बिहार में किसान आंदोलन के साथ। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था, तो उनकी मृत्यु के ठीक पहले अखिल भारतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा वर्ष 1936 में किया गया था। स्वामी सहजानंद की मृत्यु वर्ष 1950 में हो गई। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन उनकी मृत्यु से ठीक पहले किया था। इस सभा का उद्देश्य भूमि, जलमार्ग एवं ऊर्जा के सभी स्रोतों का राष्ट्रीयकरण करना था। निम्नलिखित में से किस एक कांग्रेसी नेता ने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया था? तो ये है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अखिल भारतीय किसान सभा 1936 को संबोधित किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इस अधिवेशन में स्वामी सहजानंद सरस्वती को इस सभा का अध्यक्ष बनाया गया और NG रंगा को महासचिव चुना गया। निम्नलिखित में से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े हैं? तो ये हैं हमारे राजेंद्र प्रसाद।
प्रश्नगत ऑप्शन में राजेंद्र प्रसाद बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े थे, संविधान सभा के अध्यक्ष रहे थे, संविधान सभा के अध्यक्ष थे, संविधान लागू होने के बाद ये भारत के राष्ट्रपति भी बने थे। अब आती है सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है। बारदौली सत्याग्रह से जुड़े हैं हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारतीय किसान सभा से जुड़े हैं हमारे संस्थान, भारतीय किसान संस्थान थे NG रंगा। बंगाल प्रजा पार्टी, बंगाल में प्रजा पार्टी की स्थापना की गई थी किनके द्वारा? फजलुल हक के द्वारा। और बकाशत संघर्ष स्टार्ट किया गया था किनके द्वारा? स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती के द्वारा। वर्ष 1928 में सूरत जिले की बारदौली तबूके में गांधीवादी आंदोलन एवं सत्याग्रह को पर्याप्त सफलता मिली। वहां मेहता बंधु सरीखे गांधी जी के अनुयायियों ने वर्ष 1922 से निरंतर अभियान चलाया और वर्ष 1928 में कृषक आंदोलन का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। बारदौली सत्याग्रह के नाम से प्रसिद्ध है। इस आंदोलन की सफलता का कारण पटेल को बारदौली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि प्रदान की थी। भारतीय किसान सभा की स्थापना NG रंगा के द्वारा की गई है। 1929 में फजलुल हक के द्वारा प्रजा पार्टी, जो कि बाद में बंगाल प्रजा पार्टी बनी, उसकी स्थापना की गई। तो मतलब फिजूल की प्रजा नहीं बनती है ना, तो प्रजा ने क्या किया, फिजूल के काम ना करके अपने हक मांगे 1929 में, और क्या बना दी, बंगाल प्रजा पार्टी बना दी। 1937 में हुए चुनाव के बाद इन्होंने बंगाल में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। अब तो 1937 में जो ये प्रजा पार्टी है, बाद में क्या बनी, बंगाल पार्टी बनी, बंगाल प्रजा पार्टी बनी। इन्होंने कांग्रेस के मुस्लिम लीग के साथ मिलकर 1937 में पार्टी बनाई थी, यहाँ भाग लिया था, सरकार बनाई थी। बिहार के बकाशत, जो कि स्वयं खेती की भूमि संघर्ष स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती से संबंधित है। तो बकवास नहीं करो बल्कि श्रद्धा रखो। तो स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती के द्वारा बिहार के बकाशत संघर्ष को नेतृत्व दिया गया है। बारदौली सत्याग्रह 1928 में नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो ये था बारदौली सत्याग्रह सूरत में। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी बारदौली की महिलाओं के द्वारा, इसमें गांधी जी बताया है। तो वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदौली का सफल किसान आंदोलन संपन्न हुआ। बारदौली सत्याग्रह के साथ ही वहां की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की। महात्मा गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दी थी? तो ये दी गई थी बारदौली सत्याग्रह में। बंगाल में तिभागा किसान आंदोलन की क्या मांगे थी? तो तिभागा किसान चाहते थे कि जमींदारों को हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 कर दिया जाना चाहिए। सितंबर 1946 को बंगाल के प्रांतीय किसान सभा द्वारा तिभागा आंदोलन प्रारंभ किया गया। इस आंदोलन के बरगदार, जो कि बटाईदार हैं, इनकी मांग थी कि जमींदारों को फसल में आधे भाग से भी कम करके 1/3 भाग कर दिया जाए और जो शेष 2/3 हिस्सा है वह बकादारों को दिया जाए। इस आंदोलन से उत्तरी बंगाल क्षेत्र प्रभावित था। भूदान आंदोलन को सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था आंध्र प्रदेश में विनोबा भावे के द्वारा। आचार्य विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन प्रारंभ 18 अप्रैल 1951 को तत्कालीन आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र के पोचमपल्ली राज्य में किया गया था। भूदान आंदोलन भूमि सुधार करने, किसानों में संस्थागत परिवर्तन लाने के लिए एक कोशिश थी, मतलब भूमि का सुधार करने और किसानों में संस्थागत परिवर्तन लाने की कोशिश थी। प्रसिद्ध गांधीवादी रचनात्मक कार्यकर्ता विनोबा भावे के द्वारा 1950 के दशक में प्रारंभ में इस आंदोलन के लिए गांधीवादी तकनीकों एवं रचनात्मक कार्यक्रमों, ट्रस्टीशिप्स जैसे विचारों का प्रयोग में लाया गया। जयप्रकाश नारायण भी सक्रिय राजनीति छोड़कर वर्ष 1953 में भूदान आंदोलन से जुड़ गए। 1955 के अंत तक भूदान आंदोलन ने एक नया रूप धारण कर लिया और वह था भूदान आंदोलन या ग्रामदान। ग्रामदान आंदोलन की शुरुआत उड़ीसा में हुई और वहां पर सफल रही। विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ में निम्न स्थानों में से कौन सा एक संबंधित है? तो ये आंध्र प्रदेश का पोचमपल्ली था, आंध्र प्रदेश का पोचमपल्ली गांव।
भूदान आंदोलन की शुरुआत की गई थी आंध्र प्रदेश राज्य के पोचमपल्ली से। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? विनोबा भावे के द्वारा। आधुनिक भारत के महान नेता विनोबा भावे गांधी जी के निकट सहयोगी थे। 1940 के प्रारंभ में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान चुने जाने वाले प्रथम सत्याग्रही। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इन्होंने भूदान आंदोलन चलाया, जिसका मुख्य उद्देश्य भूमिहीन किसानों में भूमि का वितरण करना था। इसके बाद आता है हमारा ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल। बीपी बाड़िया के नेतृत्व में 1918 में स्थापित मद्रास मजदूर संघ भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संघ था। तो बढ़िया से काम किए हैं इन्होंने मद्रापी के किसानों के साथ या मजदूरों के साथ। तो मद्रास में मजदूरों संघ बनाया, आधुनिक मजदूर संघ बनाया गया था बीपी बाड़िया के द्वारा 1918 में। इसके शीघ्र बाद ही मुंबई में 2, कलकत्ता में 1 भारतीय नाविक संघ एवं मद्रास में 4 मजदूर संघ बनाए गए हैं। तो 2 बनाए गए हैं कहाँ पर? मुंबई में, क्योंकि मुंबई में नाविक चलती हैं तो नाविक संघ बनाया गया। कलकत्ता में 1 नाविक संघ बनाए गए, भारतीय नाविक संघ, और मद्रास में 4 मजदूर संघ बनाए गए। किनके द्वारा? बीपी बाड़िया के द्वारा। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1918 में महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। तो अहमदाबाद में टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1918 में महात्मा गांधी जी ने की। भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना एन.एम. जोशी के द्वारा 31 अक्टूबर 1920 को मुंबई में की गई थी। तो मुंबई में हर चीज़ ट्रेंड में रहती है। तो ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जो कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, इसकी स्थापना किसने की थी? जोश के साथ एन.एम. जोशी के द्वारा की गई थी 31 अक्टूबर 1920 को मुंबई में। इसकी स्थापना का कारण 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना थी। तो इस को क्यों स्थापित किया गया था? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 में हो गई थी, इसलिए बनाया गया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में 31 अक्टूबर को मुंबई में। इसलिए भारतीय श्रम संगठनों ने आपस में संगठित होने का फैसला लिया। जो भी श्रम संगठन थे उन्होंने भी आपस में संगठित होने का फैसला लिया, जिसके प्रथम अध्यक्ष बने थे लाला लाजपत राय। संगठित हुए और उन्होंने कहा कि लाला लाजपत राय लाज बचा लो। तो लाला लाजपत राय इसके पहले अध्यक्ष बने। उपाध्यक्ष बने हैं जोसेफ बैप्टिस्टा, मतलब अच्छा सा हमारी लाज बचा लो और अच्छे से ट्रीट करो। तो इसके उपाध्यक्ष बने हैं बैप्टिस्टा जी और अध्यक्ष बने हैं लाला लाजपत राय। महामंत्री दीवान चमनलाल बजाज थे और महामंत्री थे चमनलाल बजाज। इस संगठन का प्रथम विभाजन 1929 में नागपुर अधिवेशन में हुआ था। तो देखो, जो हमारी अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस थी, इसकी स्थापना 1920 में की गई थी 1919 के अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को देखकर। अध्यक्ष बने लाला लाजपत राय, उपाध्यक्ष बने जोसेफ बैप्टिस्टा जी और महामंत्री दीवान बने चमनलाल बजाज। प्रथम विभाजन 1929 में नागपुर अधिवेशन में हुआ। उस समय जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना मार्च 1919 में व्लादिमीर इलिच लेनिन और रूसी पार्टी बोल्शेविक द्वारा की गई थी। तो जो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल है उसकी स्थापना मार्च 1919 में व्लादिमीर इलिच लेनिन और रूसी पार्टी बोल्शेविक द्वारा की गई थी। एन.एम. राय लेनिन के निमंत्रण पर मॉस्को गए थे। जो हमारे एन.एम. रॉय हैं, ये कहाँ गए थे? मॉस्को गए थे। किसने बुलाया था? लेनिन के द्वारा इनको निमंत्रण दिया गया था। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बने थे। एन.एम. रॉय कौन बने हैं? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बने हैं। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले ये पहले भारतीय थे। कम्युनिस्ट आंदोलन की शक्ति बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए कानपुर में एक षड्यंत्र को आधार बनाकर कुछ कम्युनिस्टों द्वारा मुकदमा चलाया गया था। तो कम्युनिस्ट आंदोलन की शक्ति और बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए नागपुर में एक षड्यंत्र को आधार बनाकर जो कम्युनिस्ट हैं उन पर मुकदमा चलाया गया था। यह मुकदमा कानपुर षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। मतलब कम्युनिस्ट है, बात पड़ी कान पर तो उनने चला दिया कानपुर षड्यंत्र। तो इसमें जो कम्युनिस्ट थे उनको पकड़कर मुकदमा चलाया गया था कानपुर षड्यंत्र के तहत। ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1924 में एन.एम. रॉय, श्रीपाद अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद और शौकत उस्मानी, गुलाम शौकत हुसैन, रामचरण लाल शर्मा और सिगार बेलू चेट्टियार पर नागपुर में मुकदमा चलाया गया था। किसके द्वारा? तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1924 में कानपुर षड्यंत्र के तहत इन पर
मुकदमा चलाए गए थे, इनके नाम क्या क्या हैं? NM रॉय हैं, क्योंकि ये कहाँ गए थे? मॉस्को गए थे लेनिन के निमंत्रण पर। और जो इंटरनेशनल कम्युनिस्ट पार्टी है उसमें ये सदस्य चुने गए थे। श्रीपाद अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, गुलाम शौकत हुसैन, रामचरण शर्मा, सिंगार बेलू चिट्टियार पर कानपुर में मुकदमा चलाया गया था। सरकार ने उन पर आरोप लगाया कि ये लोग षड्यंत्र रच रहे हैं, मतलब रच वच नहीं रहे थे, बल्कि ऐसा ही आरोप लगा दिया कि ये षड्यंत्र रच रहे थे। अन्य आरोप लगाया अब ये षड्यंत्र रचेंगे, जिसका उद्देश्य भारत में क्रांतिकारी संगठन को स्थापित करना है। तो इनका उद्देश्य क्या था? भारत में क्रांतिकारी संगठन को स्थापित करना था। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय वर्ष 1926 से 1939 तक रहा है। तो ट्रेड यूनियन आंदोलन के जो क्रांतिकारी थे उनका चरण 1926 से 1939 तक रहा है। इस दौरान में MN रॉय, मुजफ्फर अहमद और श्रीपाद ए डांगे, शौकत उस्मानी आदि भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के प्रमुख नेता थे। ट्रेड यूनियन के प्रमुख नेता कौन थे? MN रॉय, मुजफ्फर अहमद, श्रीपाद ए डांगे और शौकत उस्मानी ट्रेड यूनियन आंदोलन के प्रमुख नेता थे। 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना MN रॉय के द्वारा की गई थी, मतलब थोड़ी सी डेमोक्रेटिक दल की स्थापना की गई थी कल MN रॉय के द्वारा। 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना किसने की है? MN रॉय ने की है। सोमेंद्र नाथ टैगोर ने वर्ष 1934 में रेवोल्यूशन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना की है। किसके द्वारा? सोमेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा वर्ष 1934 में रेवोल्यूशन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना की। वर्ष 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की थी। किसके द्वारा? BP बाड़िया के द्वारा। पहला मजदूर संघ 1918 में BP बाड़िया जी के द्वारा बनाया गया था। मद्रास मजदूर संघ भारत का पहला आधुनिक मजदूर संगठन था। क्या नाम था इसका? मद्रास मजदूर संघ, 1918 में BP बाड़िया के नेतृत्व में। निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की है? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1918 में महात्मा गांधी जी ने की। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे लाला लाजपत राय और बपटिस्टा इसके उपाध्यक्ष थे। भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना NM जोशी के द्वारा 31 अक्टूबर 1920 को मुंबई में की गई थी। इसकी स्थापना का कारण 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन था, इसलिए भारतीय श्रमिक संगठनों ने आपस में मिलकर संगठित होने का फैसला लिया और सर्वप्रथम इसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय, उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा जी और महामंत्री दीवान चमनलाल बजाज को बनाया गया। इस संगठन का पहला विभाजन 1929 में नागपुर अधिवेशन में हुआ और उस समय जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। मुंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो 1920 में की गई थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1920 में मुंबई में हुए प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी लाला लाजपत राय के द्वारा। 1920 में आयोजित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। 1929 में नागपुर में संपन्न हुआ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। नागपुर में 1929 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष चुने गए थे जवाहरलाल नेहरू। वर्ष 1929 में नागपुर में संपन्न हुए ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नागपुर अधिवेशन में साम्यवादियों एवं सुधारवादियों में मतभेद के कारण ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का विभाजन हो गया था। इसमें जो साम्यवादी हैं और सुधारवादी हैं इनके बीच मतभेद के कारण ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस में विभाजन हो गया। इस अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट की आलोचना की गई थी, अतः दक्षिणपंथी इससे अलग हो गए थे। इनमें NM जोशी, BB गिरी के नेतृत्व में इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन का गठन किया था। तो इसमें जो दक्षिणपंथी थे वह इससे अलग हो गए थे। जो कौन कौन थे? NM जोशी थे और BB गिरी थी। इन्होंने क्या बनाया था? इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना की। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य या बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये थे MN रॉय। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना मार्च 1919 में व्लादिमीर इलिच लेनिन और
रूसी पार्टी बोल्शेविक द्वारा की गई थी। एन.एम. रॉय लेनिन के निमंत्रण पर मॉस्को गए थे और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बने। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले ये पहले भारतीय थे। अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्रित हुए भारतीयों के समूह में मुखिया कौन थे? तो ये थे एम.एन. रॉय। 17 अक्टूबर 1920 को एम.एन. रॉय ने अवनी मुखर्जी, मोहम्मद अली और मोहम्मद शफीक के साथ मिलकर ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। तो कहाँ पे की गई है? 1920 में एम.एन. रॉय के द्वारा अवनी मुखर्जी, मोहम्मद अली और मोहम्मद शफीक अली के साथ मिलकर ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। ताशकंद में कानपुर संयंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेतृत्व या नेताओं के विरुद्ध में था? तो ये था साम्यवादी आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध। कम्युनिस्ट आंदोलन की शक्ति और बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए कानपुर में एक षड्यंत्र को आधार बनाकर कई कम्युनिस्टों पर मुकदमा चलाया गया। यह मुकदमा कानपुर संयंत्र के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश सरकार ने 1924 में एन.एम. रॉय, श्रीपाद अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, गुलाम शौकत हुसैन और रामचरण लाल शर्मा एवं सिगार वेलू चेट्टियार पर कानपुर मुकदमा चलाया। सरकार ने उन पर आरोप लगाए कि वे लोग षड्यंत्र रच रहे हैं जिसका उद्देश्य भारत में क्रांतिकारी संगठन को स्थापित करना है। पेशावर संयंत्र और मेरठ संयंत्र मुकदमा भी साम्यवादी आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध चलाया गया था। निम्नलिखित में से किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, H.G. वेल्स, हेरोल्ड लास्की और रूजवेल्ट ने सहानुभूति टिप्पणी की थी? तो ये की गई थी मेरठ संयंत्र मुकदमे में। 1929 से 1933 के बीच में मेरठ संयंत्र मामले में 33 श्रमिक नेताओं पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। इसमें पूरे विश्व में चर्चा हुई और प्रोफेसर आइंस्टीन, H.G. वेल्स, हेरोल्ड लास्की एवं रोमारोला रूजवेल्ट ने भी इसकी कटु आलोचना की थी। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय क्या रहा है? तो 1926 से 1939। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय रहा है 1926 से 1939 और इस दौरान एम.एन. रॉय, मुजफ्फर अहमद, श्रीपाद ए डांगे और शौकत उस्मानी आदि भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के प्रमुख नेता थे। 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया है? तो ये एम.एन. रॉय के द्वारा किया गया है। 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना एम.एन. रॉय ने की है और साचेंद्र सान्याल जी ने बंदी जीवन नामक किताब लिखी है। किसके द्वारा? साचेंद्र सान्याल के द्वारा बंदी जीवन पुस्तक लिखी गई है। सोमेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा स्थापित दल का नाम क्या है? तो सोमेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना की गई थी। क्रांतिकारी साम्यवादी दल रिवोल्यूशंस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना 1934 में की है। सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा की गई थी। इस पार्टी के द्वारा भारतीय साम्यवादी दल में टूटकर बनी थी। यह किससे बनी थी? भारतीय साम्यवादी दल है उससे टूटकर बनी थी। इसके साथ आज का टॉपिक वीडियो होता है कंप्लीट गाइस। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस। हैव अ नाइस डे।